ठीक है जी, आज हम करते हैं अपना मेन्यू ऑप्शन रह गया हमारा, वो कंप्लीट करते हैं, साथ विजिटिंग कार्ड करना है हमें। फाइल न्यू पे हमने देखे ऑलमोस्ट जो मेन्यू के अंदर ऑप्शन है 80 to 90% हम चीजें कर चुके हैं। तो एक दो चीजें हैं जो रहती है वो मैं साथ साथ करवा, जिसमें से कलर टोन है वो कैसे कर चुके हैं आपको नजर आ जाएगा, परेशान नहीं होना। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन करते हो, वही इधर है। ओपन के लिए कंट्रोल ओ करते हो, वही इधर है। ठीक है, सेव के लिए कंट्रोल एस करते हो, सेव एज के लिए शिफ्ट कंट्रोल एस, को क्लोज करना हो कंट्रोल डब्ल्यू, सारी विंडोज क्लोज करनी हो तो ऑल्ट कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, एक्सपोर्ट है, अगर आपने कोई पेज एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, जो भी एक्सपोर्ट होगा एक्सपोर्ट एज करके। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर की सेटिंग है, इंपोर्ट करना हो तो ये स्कैनर के लिए होता है, स्कैनर स्कैन करके जब आपने स्कैनर टाइप तो फिर इंपोर्ट की ऑप्शन आती है, स्कैनर से इंपोर्ट करते हो, अदरवाइज आप ऊपर से अपने सिस्टम से डाटा फेच कर सकते हो। प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है, एग्जिट है, एडिट है, अंडू के लिए कंट्रोल जी करते हो, पढ़ा हमने। ठीक है, मल्टीपल स्टेप्स अंडू करने हो और कंट्रोल जी। ठीक है, अगर रीडू करना हो उसके लिए शिफ्ट कंट्रोल जी। रीडू नहीं हमने देखा, रीडू क्या होता है, अगर हमने वापस आने के लिए, ये देखिए हमने इसको, हाँ जी, उसको रीडू करने के लिए ये हमने बॉक्स बनाया। अंडू करना हो तो हम क्या करते थे, कंट्रोल जी, अंडू हो रहा है। ठीक है, रीडू करना तो क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जी। अब ये देखिए, अब वो वापस जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप वापस आ रहा है, इसको बोलते हैं रीडू करना। ठीक हो गया, रीडू होने के बाद आ जाता है हमारे पास फेड। फेड में क्या होता है, जब हम कोई भी शेप लेंगे, यहाँ पे इसका फिगर लेवल होता है, इसको अगर हम 20 रख देते हैं, अब हमने सिलेक्शन ली, न्यू ली, ऐड किया, क्या हुआ, एडजस्ट सॉफ्ट हो गया। अगर यहाँ पे वैल्यू 0 होगी नॉर्मली, है जी, पड़ा हुआ है, पता है यहाँ पे अगर 0 होगी तो ठीक हो गया। इसके बाद आ गए हमारे पास कट कंट्रोल एक्स, इमेज कॉपी में पढ़ा हमने, कॉपी के लिए कंट्रोल सी पढ़ा, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी पढ़ा, क्लियर कर दिया इसको। स्पेलिंग चेकिंग उसी तरह से वर्ड में स्पेलिंग चेक करते हैं, फिल के लिए ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस या शिफ्ट के साथ। अगर हमने स्ट्रोक आती नेक्स्ट ऑप्शन, अब ये हमने ये लेयर ली, ये सिलेक्शन ली, इस आउटलाइन पे सिर्फ आउटलाइन पे हमें स्ट्रोक चाहिए। एक तो हम शेप में जाकर फिल ऑफ कर देते थे तो आउटलाइन पे स्ट्रोक आ जाता था, याद है ना, शेप जब ड्रॉ करते हैं उसका फिल ऑफ कर दें, सिर्फ स्ट्रोक ऑन रखें तो वो आता है। अदरवाइज आपको मैनुअल चाहिए, आपको शेप नहीं चाहिए, सादा लेयर चाहिए। आप यहाँ से जाएंगे सिलेक्शन लेने के बाद स्ट्रोक पे गए, ठीक है, स्ट्रोक में आके आपने कलर चेंज किया, जो भी कलर चाहिए आपको उस कलर का स्ट्रोक अप्लाई किया, कलर लिया, इनसाइड चाहिए, सेंटर चाहिए, आउटसाइड, यही तीन ऑप्शन होती है हमारे पास, वही तीनों ऑप्शन है। क्लिक किया, ओपेसिटी 100% रखनी है, यहाँ से इसका साइज दे देना, सपोज हमें 5 पिक्सल का चाहिए, ये देखिए वो तो नजर ही नहीं आ रहा हमें, बहुत माइनर सा नजर आ रहा है, हमें थोड़ा सा और हैवी चाहिए। अगर हम उसको दोबारा स्ट्रोक पे गए, इसका साइज हमने 20 कर दिया, अब वो नजर आना शुरू हो गया। अब ये ट्रांसपेरेंट है, अब नीचे इट मीन्स कि इसके नीचे जो है ना, इस डब्बे का कुछ भी नहीं, अगर हम कोई भी शेप लेते हैं, इधर किसी और कलर की ले लेते हैं, लाकर ले लेते हैं, नीचे लेके ये देखिए, अब ये क्या शो कर रहा है, ये ट्रांसपेरेंट, इसकी ट्रांसपेरेंसी को शो कर रहा है, जहाँ पे व्हाइट है ये व्हाइट नजर आ रहा है,
किसी भी प्रोडक्ट के साइडों पे सर्कल लगाना है, किसी भी चीज का आपने स्कोप लगाना है, आप इसके साथ अपना स्कोप सिलेक्शन लेके स्कोप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंटेंट बेस्ड स्केल टूल। कंटेंट बेस्ड स्केल टूल क्या करता है जी? मैंने ये इमेज किया, मैं इसे ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इसकी ये वाला पोर्शन जो है इतना, इसको मैं ड्रैग करके इसके बैकग्राउंड को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, अपने कैनवस पे। तो मैं कहाँ जाऊंगा? एडिट पे गया, कंटेंट बेस्ड स्केल टूल, मैंने थोड़ा ड्रैग किया, ड्रैग करने के लिए होता है, हो जाता है। उसके बाद ये आ गया कंटेंट बेस्ड सिलेक्शन टूल, इसको ट्रांसफॉर्म किया। अब उसने एरिया को, अगर वो चेन है तो इक्वली ट्रांसफॉर्म करेगा। यहाँ से गए, आपने वो एरिया सिलेक्ट करना है जिसको बड़ा करना है, कंटेंट बेस्ड किया, यहाँ से अनचेन किया, फिर आप अपनी मर्जी से जिस एरिया को एक्सटेंड करेंगे उस एरिया के इधर वो एक्सटेंड कर देगा जाकर। जिसकी कॉपी लेंगे जितने एरिया की, उस पर कंटेंट बेस्ड अप्लाई होगा। सपोज इस इमेज पे मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, मुझे इस चिड़िया का इतना हिस्सा रिपीट करना है। इमेज पे क्या कंटेंट बेस्ड स्केल, क्या कंटेंट बेस्ड स्केल हो गया, अनचेन नहीं किया। उसकी दुम एक्सटेंड हो गई। आपने कोई सी चीज एक्सटेंड करनी है, आपने दुम नहीं एक्सटेंड करनी, आपने सिर्फ इस वुड को एक्सटेंड करना है एंड तक। आप इतना पोर्शन लेंगे, उसकी सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन ली, यहाँ से कंटेंट वेयर पे गए, अब आपने लकड़ी एक्सटेंड कर दी, अब लकड़ी का टेक्सचर जो है एंड तक चला। ठीक है, कोई भी चीज आपने एक्सटेंशन ऐड करनी हो जो टेक्सचर में है की फॉर्म में है, उसको इनहांस करना हो तो आप कंटेंट वेयर से करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कंटेंट वेयर के बाद पपेट रैप। जिस तरह हमने उधर किया था, हमारे पास इमेज रैप पड़ा था, हमने क्या करता था, उसके ऊपर रैप कर देता। अब ये भी बड़ा मजे का काम करता है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी लिया, अब ये चिड़िया है, इसको हमने इसकी कोई पोजीशन चेंज करनी, कोई मूवमेंट इसमें लेके आनी है, दिखाना है, इसकी पोजीशन चेंज हुई, इस लेयर को ऑफ कर दिया, इसके बैकग्राउंड में कलर दे दिए, इधर नजर आ रही है, ठीक है। या कर दिया, इसको कंट्रोल डी करते हैं। अब हमने इसे दिखाना है कि ये इधर नीचे लटकी हुई है, इसका मुंह और इसके एंगल चेंज करना है। हमने इमेज पे गए, एडिट पे गए, इस पे पपेट रैप पे गए। अब पपेट रैप ने उसे क्या कर दिया, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हमने क्रॉप किया, उसके ऊपर पॉइंट्स ऐड कर दिए। यहाँ पे इस पे हम पॉइंट्स की पॉइंट्स ऐड कर देंगे, जहां जहां से हमने मूव करना है, जिस पॉइंट को हमने मूव करना है ये देखो, उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको बेंड कर दिया। इसके मुंह को करना है, ये मुंह ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये पाँव ऊपर चला गया, हमने पाँव को नीचे करना है, पकड़ के नीचे, लेकिन इमेज डिस्टॉर्ट नहीं होगा, लेकिन उसमें उसको वो मूव करवा देगा। देखो, ये उसका पाँव भी मूव हो, ये
जिस जिस पॉइंट पे आप पॉइंट ऐड करेंगे वहां से मूवमेंट क्रिएट होगी। पॉइंट को मूव करेंगे तो सारे पॉइंट्स किस तरह एडजस्ट होंगे, जहां जहां पॉइंट ऐड किए होंगे उस पॉइंट पे जाएगा। क्लियर हो गया? इसको ओके करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब वो डीफॉर्म भी नहीं हुआ, डिस्टॉर्ट भी नहीं हुआ इमेज, और हमने क्या किया, उसकी पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली, हर चीज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम चाहते हैं जो जो पोजीशन चेंज हो, सपोज एक इंसान है, उसका बाजू उठाने से आप देख समझते हैं कि उसके एंड तक, उसकी टांग तक इफेक्ट आएगा, जो इमेज आपका था उससे, जो मैंने कहा था बाद में मस्त करेंगे। ठीक है, उसमें क्या होता है, फिर आप वहां पे की पॉइंट है, मैंने उसके पैरों पे किया, मैं उसकी गर्दन को मूव कर रहा था, उसके पैरों की मूवमेंट भी आपने देखा आ रही थी, मैं तो उसकी नर्व तो नहीं सारी खींच रहा, लेकिन वो जो फ्रेम की फ्रेम बना होता है, वायर फ्रेम व्यू कहते हैं इसको, जो फ्रेमिंग हुई थी अंदर वायर्स नजर आ रही थी आपको, उसको वायर फ्रेम थे, उसके साथ कनेक्टिविटी थी। मैं जहां पे जिस पॉइंट को मूव करता था, उसे उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली उसको सारे जहां जहां उसकी कनेक्टिविटी बनती थी उसके अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनली हर चीज को मूव किया उसको। ठीक हो गया जी। इसके बाद आता है हमारे पास पर्सपेक्टिव रैप, हमने पढ़ लिया था उसमें सारा ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद प्री ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी पढ़ा था हमने करने का। उसके बाद ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, स्केल, रोटेट, स्क्यूब, डिस्टॉर्ट, रैप, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। जी मैं कह रहा था 80 to 90% चीजें कर चुके हैं, टाइम से भी ले लिया। इसके बाद क्या आता है, अलाइन आ गया, ब्रश डिफाइन, ब्रश प्रीसेट्स, और जो ब्रश के साइजेस आते हैं, ये ब्रशेस के जो डिफरेंट टाइप्स आती हैं, ये सारे प्रीसेट्स में पड़े होते हैं। उसके बाद पल्स छोड़ने, ठीक है, हिस्ट्री प्रीसेट्स, वही चीजें आगे, प्रीसेट मैनेजर, इन कलर सेटिंग, कंट्रोल के, कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज हैं ये सारी, कंट्रोल के से ये अपने आपके जो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं यही शो करेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज इसमें आएगी, उसमें मेन्यूज आएंगे। अब मेन्यू में जो जो ऑप्शन नजर आ रही होती है ड्रॉप डाउन में, यहाँ से जिसका लेयर ऑफ हो जाती है ना आई क्लोज करने से, अगर आप कोई ऑप्शन ऑफ करना चाहते हैं, न्यू की ऑप्शन ऑफ करना चाहते हैं, ऑफ करते हैं, वहां पे न्यू नजर आना बंद हो जाएगा, मेन्यू में न्यू नजर आना बंद हो जाएगा। यहाँ से जो ऑप्शन आप आई क्लोज कर देंगे वहां पर नजर आना बंद हो जाएगा, जिसको ऑन रखेंगे वहां पर शो होगी। ये सारी स्टैंडर्ड ऑप्शन ही होती हैं, लेकिन इनको स्टैंडर्ड पे ही रहने देना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जो यूजफुल काम है, जो यूज होता है, वो ये कंट्रोल के से प्रेफरेंसेस आती हैं आपकी, जनरल आता है, इंटरफेस का मोड आता है, कौन सा कलर रखना आपने, व्हाइट रखना है, डार्क रखना है, स्टैंडर्ड रखना है, डिफॉल्ट साइजेस आते हैं, उसके बाद वर्क स्पेस का स्टाइल आता है। हर चीज को आपने स्टैंडर्ड ही रहने देना है। क्यों रहने देना है? क्योंकि अगर आप एक सिस्टम पे काम कर रहे हैं, आप यूज टू हो गए कस्टमाइज सेटिंग के, कल को आप कोई जॉब करते हैं वहां पे आपको वो अलाउ नहीं करते। आप मॉर्निंग में आप जॉब कर रहे हैं, मॉर्निंग के बाद इवनिंग में नई शिफ्ट आ जानी है, नाइट में नई शिफ्ट आ जानी है, हर बंदा अपनी सेटिंग करेगा तो उनके तो सिस्टम खराब हो जाएंगे, इसलिए आपको स्टैंडर्ड सेटिंग पे काम करना पड़ता है। आपका पर्सनल सिस्टम हो तो आप कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हो। दैट्स व्हाई प्रेफर किया जाता है कि आप स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही काम करने के यूज टू हो, ताकि आपको किसी भी जगह जाके एनवायरमेंट में काम करना पड़े तो आपके लिए इशू ना क्रिएट हो। ठीक है, इसी तरह टूल्स आ जाते हैं, हिस्ट्री आ जाती है, फिर एक्सपोर्ट आ जाता है, परफॉर्मेंस आ जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है स्क्रैच बेस। अब स्क्रैच बेस क्या होती है, आपके सिस्टम में स्पेस होती है जहां पे आपने सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम में इंस्टॉल, जिस ड्राइव में इंस्टॉल किया, आपके सिस्टम की दो ड्राइव हो तो यहाँ पे दो शो कर रहा होगा। इस सिस्टम की दो है, सी और डी, तो सी और डी दो ड्राइव शो कर रहा है। सी में वो कह रहा है 79 GB फ्री स्पेस है, और डी में 464। सपोज मैं अगर बहुत हैवी फाइल बना रहा हूँ, जिसका बैक एंड पे जब वो फाइल क्रिएट करते हैं ना, डिजाइनिंग करते हैं, तो सॉफ्टवेयर बैक एंड पे एक एक्सी फाइल क्रिएट रन कर रहा होता है, उसका साइज को 79 GB से बढ़ गया, तो उस फाइल को सेव नहीं करेगा। जो मैं फर्दर उससे 79 GB के बाद चेंजेस करूंगा, चेंजेस को परफॉर्म नहीं करेगा, बार बार मुझे एरर देगा, योर स्क्रैच लिस्ट इज फुल, नॉट इनफ मेमोरी स्पेस। उससे क्या होगा, वो कहेगा कि आप अपना पाथ चेंज करें या सिस्टम में स्पेस जनरेट करें इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि अगर इसमें 79 है तो उसको वो फुल कह रहा है, तो मैं 400 वाली पे चला जाऊँ। आपने इसको चेक कर देना है, तो बाय डिफॉल्ट दोबारा आप काम करेंगे तो एक्सी फाइल जो जनरेट करेगा वो डी में जाके करेगा। सी में अगर उसे स्पेस कम लग रही है तो वो डी में स्विच हो जाएगा खुद ही, तो आपकी फाइल इंटरप्ट नहीं होगी, करप्ट होने के चांसेस कम होंगे, आप इजीली काम कर सकोगे। ठीक है, ये अक्सर इशू आता है और परेशान हम हो जाते हैं, हम जाके शॉप वालों के पास, आईटी वालों के पास, एक्सपर्ट्स के पास लेके जाते हैं, और कुछ नहीं, 1000-1500 हमें टीका दिखा देते हैं। तो इस सेटिंग को चेंज करने के लिए उन्होंने अपने
अंदर बैठ के कैबिन में करना होता है, अंदर दिखा के नहीं करना। तो सिर्फ इतनी सेटिंग है 1500 रुपये लेते मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए आपने कोशिश करना है इस चीज को माइंड में रखना है, कभी भी स्क्रैच का एरर आए तो आपने हमेशा स्क्रैच उस ड्राइव में देनी जहाँ पे स्पेस ज्यादा होगी आपके पास। ठीक है, ये कर्सर्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है, यूनिट्स हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स रहने देने, हमेशा हर चीज को स्टैंडर्ड पे आपने जाने देना है, किसी को अवॉइड करना है चेंज करने से चीज को। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास इमेज। इमेज में सबसे पहले आता है इमेज मोड। मोड हमने पढ़े थे, कलर मोड, आरजीबी, सीएमवाई के, ग्रे स्केल। ठीक है, वही सारे जब फाइल क्रिएट करते हैं स्टार्ट में, जब आता है ना न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, आपने कौन सा मॉड रखना है, आपने कितने बिट, 8 बिट रखना है, 16 बिट रखना है, 32 बिट, ये वही चीज है। आरजीबी अगर आपका कभी आपने एक मोड में आप काम कर रहे हैं, सपोज आपने आरजीबी है तो आपने इसे कन्वर्ट करना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इमेज में आके, डोंट फ्लैटन करना है। फ्लैटन करेंगे तो लेयर्स मर्ज कर देगा, आपने डोंट फ्लैटन करना है तो वो लेयर्स को मर्ज नहीं करेगा और आपको क्या करेगा, उसने यहाँ पे पहले आरजीबी था, क्या कर दिया, सीएमवाई के मॉड कर दिए। कंट्रोल जी करता हूँ, ये देखिए दोबारा वापस आरजीबी में आ जाए। आपने फाइल बना रहे, काम कर रहे, गलती से आपने सीएमवाई के लेने की आरजीबी में कर लिया, या आरजीबी की सीएमवाई के में कर लिया, तो आपने यहाँ पे इमेज पे जाना है, मॉड पे जाना है, यहाँ से चेंज कर लेना। अगर मैं ग्रे स्केल करूंगा तो क्या होगा, ग्रे स्केल पे क्या होता है मैंने बताया, हाँ जी, सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ठीक है, इसी तरह आप इमेजेस जब डाउनलोड करते हैं, समटाइम ऐसे कैसा इमेज आता है, वो डाउनलोड भी हो जाता है, फोटोशॉप में ओपन भी हो जाता है ना, वो ड्रैग करने से आता है किसी कैनवस पे, ना वो कॉपी करने से आता है। उसके नीचे लिखा था इंडेक्स फॉर्मेट, INDEX, इंडेक्स फॉर्मेट होता है, उसको आपने मॉड पे जाके इमेज मॉड यहाँ से आरजीबी में कन्वर्ट कर लेना, फिर वो सारे एट्रीब्यूट उसके चेंज होते हैं। मतलब हमें कोई ऐसी शेप मिल जाती है, कोई पिक्चर ऐसी मिल जाती है इंडेक्स फॉर्मेट में की है, और हमें अपने लेआउट में यूज करनी होती है। ठीक है, और लेकिन हम उसे नहीं कर पा रहे थे, ओपन नहीं हो रही, वो पेंट में भी हम ओपन करके देखते हैं, वहां से भी वो नहीं चेंज होती। फिर हमने क्या करना, उसे इमेज पे ओपन हो जाएगी वो फोटोशॉप में, लेकिन आप उसे रीयूज नहीं कर सकोगे। उससे पहले इंडेक्स को आपने हमेशा आरजीबी में कन्वर्ट करना है। ये इंडेक्स कलर आ रहे हैं ना, इसको आपने आरजीबी में कन्वर्ट करना, देन अपने लेआउट में ले जाए। क्लियर हो गया। इसके बाद आती है एडजस्टमेंट्स। किसी भी इमेज की कलर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले उसकी कलर एडजस्टमेंट्स होती है। मैं हम इसको अनलॉक कर लेते हैं, लेयर को, इमेज पे गए, एडजस्टमेंट पे गए। अब सबसे पहले ब्राइटनेस कंट्रास्ट आता है। किसी भी इमेज का ब्राइटनेस और कंट्रास्ट आपने कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ से आप उसका कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं होता, किसी ने आपको नहीं बताना कि इसका 70 रीडिंग रखनी है, इसकी 80 रखनी है, इसकी 120 रखनी है, इतनी रखेंगे तो सही होगा। ये इमेज टू इमेज, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी रिक्वायरमेंट। आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, जो आपके लेआउट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपके लेआउट में किस कलर टोन में आपको इमेज रिक्वायर्ड है, वो कॉमन सेंस से आपने डिसाइड करना है। काम करने से, प्रैक्टिस से डिसाइड होगा कि आपके लेआउट की डिमांड क्या, आपको लाइटर टोन में इमेज चाहिए, डार्कर टोन में एक इमेज है, क्लाइंट ने दे दी यही तस्वीर लगानी है। अब आपके लेआउट में आप लगाते हो, लेआउट में आपको लाइटर चाहिए तो आप यहाँ से इसका कंट्रास्ट लो, कंट्रास्ट कर लोगे, इसे ब्राइट कर लोगे। ठीक है, अगर डार्कर चाहिए तो आप इसे डार्क कर लोगे, हाई कंट्रास्ट पे ले जाओगे। ये सारी चीजें यहाँ से एडजस्ट होंगी, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें चीज आती है एडजस्टमेंट में लेवल्स। लेवल्स क्या करते हैं, ये भी पिक्चर की ब्राइटनेस कंट्रास्ट को कंट्रोल करेंगे, ये पॉइंट इसके ब्राइटनेस को कंट्रोल करेगा। ये आउटपुट लेवल है, आपने डार्क करना है, लाइट करना है, लाइट बढ़ानी है इसकी। ये कर रहा है इंडिविजुअल, यहाँ पे चैनल पे क्या सिलेक्टेड है, आरजीबी है, तो तीनों चीजों को चेंज कर रहे हैं। अगर हम इसको इंडिविजुअल चेंज करना चाहते हैं, इसमें से सिर्फ रेड माइनस करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए रेड माइनस होता जा रहा है, ब्लैक और येलो रह गए पिक्चर में से। अगर हम इसमें से ग्रीन माइनस करते हैं तो क्या होगा, रेडिश टोन में आ गया। ये डिपेंड करता है आपके लेआउट की क्या रिक्वायरमेंट है, आप ब्लू माइनस करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ओके करेंगे तो ये अप्लाई हो जाता है जी सर। जी
ये छोड़ दें आप, सिर्फ इसे डिफॉल्ट पे रहने देना, मिड टोन से डार्कर टोन इनको नहीं। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ से आपने आरजीबी पे करना है या सिंपल कलर्स पे करना है, वो फिर बहुत डिटेल में चला जाता है। ठीक है जी, उसके लिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्व्स। कर्व्स में भी सिंपल यही चीज है, आरजीबी पे होगा, वहां पे आप बेस लाइन कलर्स को कंट्रोल कर देते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे ग्राफ के साथ करोगे, इसको पॉइंट ऐड करके ऊपर नीचे करके जो आपको रिक्वायर्ड है अंडर करना है, ओवर करना है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कलर्स की ट्रीटमेंट जो भी आपको रिक्वायर्ड, इसमें कलर ट्रीटमेंट में किसी भी इमेज के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि मैंने जो पहले बताया वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होता है, डिपेंड्स अपॉन कि आपके लेआउट की क्या रिक्वायरमेंट है। आपने सिंगल कलर को ट्रीट करना है, सिंगल ऐड कर दे, सिंगल बढ़ाना है बढ़ा लें, कम करना है कम कर ले, इस तरह उसमें चैनल्स में कर रहे थे। ठीक है, ब्लू को करना है, ब्लू लाइन आ गई, ब्लू को बढ़ाना है कम करना है, जो आपने जिस तरह ऐड करना है इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाता है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, जब भी कोई पिक्चर कैप्चर की जाती है तो एक लाइट सूटेबल लाइट सेटिंग की जाती है। अगर लाइट ज्यादा आ जाए कैमरे में कैप्चर हो जाए तो हम कहते हैं ओवर एक्सपोज होगी पिक्चर। क्या होगी, ओवर, लाइट ज्यादा आ जाए कैमरे में, उस टाइम लाइट ज्यादा लेट हो जाए, आपकी प्रोडक्ट जो है ज्यादा लाइट उस पर थ्रो हो जाए। अगर लाइट सडनली आप फोटो शूट कर रहे हैं और लाइट चली गई और आपकी पिक्चर डार्कर आ गई है तो हम कहते हैं अंडर एक्सपोज होगी। हम यहाँ से एक्सपोजर आके ओवर और अंडर का उसका एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर की लाइटनेस और डार्कनेस यहाँ से कंट्रोल करते हैं एक्सपोजर से। एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं। अगर अंडर हुई है तो ऑब्वियसली उसका एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो वो नॉर्मल पे आ जाएगा, अगर ओवर हुई है तो एक्सपोजर कम करेंगे तो उसकी लाइट की अमाउंट पिक्चर में कम हो जाएगी। ठीक है, इन सेटिंग से, इन चीजों से गैमा एक्शन, ये गैमा कलर करेक्शन होती है और ये ऑफसेट कलर कलेक्शन होती है, इनके साथ कलर टोन एडजस्ट कर देते हैं, ये उसका एक्सपोजर कंट्रोल करेगा। क्लियर। इसके बाद आता है हमारे पास वाइब्रेंस। वाइब्रेंस भी क्या करता है, कलर टोन को ही एडजस्ट करने के लिए होता है, उसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस, किसी भी टोन की सेचुरेशन को बढ़ाना कम करना, ब्राइटनेस डार्कनेस। ये देख रहे हैं रेडिश टोन की तरफ जा रहा है, अगर मैं वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ तो रेड हो रहा है, जो ऑरेंज येलो है ये रेड की तरफ जा रहा है, वाइब्रेंस बढ़ती जा रही है। सेचुरेशन भी मैंने बढ़ाई हुई, सेचुरेशन कम करूंगा क्या हुआ, कलर डल होता जा रहा है, ये देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये सारी कलर कईयों में ही ऐसा है समटाइम कि आपको सेम रिजल्ट ऐसे लग रहा होगा तो वो भी यही काम कर रहा था, ये भी होता ही है। हर डिजाइनर का अपना स्टाइल होता है, अपनी अप्रोच होती है काम को। कोई वही टास्क वाइब्रेंस से कर रहा है, वो कोई लेवल से कर रहा है, कोई चैनल्स के साथ कर रहा है, कोई ब्राइटनेस कंट्रास्ट यूट्यूब है उससे कर रहा है। इसलिए आपने इस चीज से नहीं परेशान होना। इसके बाद आता है ह्यू सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन क्या करता है, आपने इस इमेज के मल्टीपल कलर टोन्स क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कलर टोन है ब्लू पे है, मैं इसको इधर गया, ये देखो कलर टोन चेंज होगी, इधर गया इसकी कलर टोन चेंज होगी, जैसे जैसे इस बार पे मूव करूंगा इसके मल्टीपल एक एक मूव पे पॉइंट पे इसकी डिफरेंट कलर टोन। इमेज तो वही था, मैंने इसकी कलर टोन, आप समटाइम रिक्वायरमेंट होती है इमेज किसी और कलर में मिलता है तो क्लाइंट कहता है कि मुझे 4 इसके डिफरेंट वेरिएंट्स निकाल दो डिफरेंट कलर्स के। फिर आप किस तरह काम करते हो, आप यहाँ से जाती हुई सब्सक्रिप्शन से इसके डिफरेंट वेरिएंट्स निकाल सकते हो। ना कि आप क्लाइंट के मैंने प्रोडक्ट बनी एक कलर की, स्पोर्ट गाड़ी है, कहते जी मैंने सिर्फ पहली गाड़ी बनाई है रेड कलर में सिर्फ। ठीक है, मुझे गाड़ी आप मेरे क्लाइंट को दिखाएंगे इसमें ग्रीन कलर भी है, इसमें ब्लू भी है, इसमें ऑरेंज भी है, इसमें गोल्डन ब्राउन भी है, इसमें ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, सारे कलर दिखाए। तो आप ये तो नहीं आप उसमें सारी गाड़ियां बना के मैं हर एक कलर का शूट करो, शूट एक का कर दिया, आप यहाँ से आगे मिक्सर ब्रश से कलर चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे गया, मैं कहता हूँ जी ये वाला टोन ली, अब मेरी ये टोन आई, अब मेरे क्लाइंट कहता है मुझे और डार्कर टोन चाहिए, तो मैं यहाँ से इसका और डार्क कर लूंगा, ये नीचे इसकी सेचुरेशन इधर लाइटर होती जाएगी, इधर कलर की अमाउंट डार्क होती जाएगी। इसी तरह इसमें लाइट की अमाउंट यहाँ पे कम होती जाएगी, यहाँ पे लाइट अमाउंट डार्क होती जाएगी। जहाँ पे मुझे क्लियर इमेज मिलेगा मैं वहां पे कर लूंगा। ठीक है, अब ये था उसकी कलर एडजस्टमेंट करते हुए। अब मुझे चाहिए कि मैंने स्पेसिफिकली ये कलर सिलेक्ट कर दिया, सपोज यही पर्पल कलर है, मैं कहता मुझे ये इमेज चाहिए पर्पल टोन। मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जी यू इसकी शॉर्टकट की कलर है कि मैं यहाँ से कलराइज कर रहा हूँ, ये देखिए
पर्पल टोन में आएगा, एक सिंगल टोन में। पहले पूरा इमेज कलर टोन में वेरिएंट हो रहा था, अब मैंने कलराइज किया। इसकी शॉर्टकट है ह्यू सैचुरेशन। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल यू, ठीक है। अब मैं इसकी सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, ये देखो अब ये डार्कर होता जा रहा है, लाइट करूंगा तो ये लाइटर होता जा रहा है, ठीक है। किसी एक टोन में स्विच करना है, जो फोरग्राउंड कलर होगा पहले उसमें। अगर मैंने फोरग्राउंड पे ये कलर था, मैंने ये कलर दिया, मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ये नहीं, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे ब्लू की टोन की देखनी, मैं फिर इसको हिलाऊंगा, इसकी ह्यू को चेंज करूंगा तो मुझे सारी टोन। लेकिन अब क्या है, ब्लैक के साथ सिंगल टोन आ रही, मल्टी टोन्स नहीं आ रही। वो जो थी येलो ऑरेंज और वो सारे कलर आ रहे थे ना, अब वो नहीं है, वो सिंगल टोन है। इसको सीपिया टोन्स भी बोलते हैं, ये वाली सिंगल कलर टोन सीपिया। हाँ, पुराने जमाने की मूवी इसी तरह की होती थी ना, पहले फोटोग्राफी, कलर फोटोग्राफी एक सिंगल टोन में, ब्राउनिश टोन में या ग्रीनिश टोन में होती थी। और बहुत पुरानी, कभी घर में कोई नजर आए तो फिर तो आपको पता चलेगा उससे। इंग्लिश मूवीज में देखें तो उसमें कलर टोन एकदम से आपने ब्लू में, ग्रीन में, इस तरह किसी एक सिंगल टोन में एडजस्ट की होती है। अब वही इमेज, मैं कलराइज की ऑप्शन ऑफ करता हूँ, ये कुछ और हो गया। अब मैं इससे कलर चेंज करूंगा तो अब वो सारे इमेज के कलर चेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कलराइज करके चेंज करता हूँ, अब किसी एक टोन में रहते हुए चेंज कर रहा हूँ, जो मेरे लेआउट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली मैं उसकी कलर टोन चेंज कर लूंगा। इसके बाद आता है ब्लैक एंड व्हाइट। अब मेरा कलर इमेज है, इसे मैंने ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज किया। अब मैं इसके लेवल्स, इसमें कलर्स को एडजस्ट करके इसके कंट्रास्ट चेक करना चाहता हूँ, कितना डार्क करना है, कितना लाइट, तो मैं अपनी मर्जी से एडजस्ट करना चाहता हूँ कौन सा कलर इसमें कितना रखूँ। अब वही चिड़िया है वो डिफरेंट कलर, ठीक है। जी, आप सब कुछ कर सकते हैं। हर कलर को चेंज करने से जहां जहां उसकी रेशो है, जितनी उसकी रेशो चेंज होगी। क्लियर हो गया जी, ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद आ जाता है एडजस्टमेंट में, हमारे पास चैनल में से छोड़ दे, इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट पे आ जाए। जैसे एक्सरे होता है, कोई इस तरह आपने को हॉरर सीन क्रिएट करना है, तो आप अपने इमेज को इन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है। पोस्टराइज है, तो देखिए जैसे पोस्टर कलर होते हैं उसमें प्रिंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास थ्रेशोल्ड लेवल। ये ब्लैक एंड व्हाइट में, प्योर ब्लैक एंड व्हाइट में करेगा, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट आपने देखनी कि आपने बैकग्राउंड को कितना, जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाए। ग्रेडियंट में ब्लेंडिंग ऑप्शन में पढ़ा था हमने, वही इधर हमने पिक्चर पे कोई भी ग्रेडियंट लगाना है, ठीक है, सिलेक्ट किया, ओके हो गया। इसका तो बस करना था तो कलर में आना, जिस कलर में आपने वो करना है उस कलर में मुझे आपका आ जाए। इसके बाद आ जाता है जी सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर में क्या होता है, आपने को कलर सिलेक्ट करके उसको कुछ चेंज करना है, उसकी वेरिएशन चेंज करनी है। देखो मैंने येलो वाले को पिक किया, क्लिक करके ड्रॉपर से किया, अब मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, चलो येलो को चेंज कर, देख ले मैंने सिलेक्ट कौन सा किया था, येलो किया था ना, तो उसकी वेरिएशन को चेंज कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जी सिलेक्टिव कलर के बाद शेडो एंड हाईलाइट। किसी भी इमेज के अंदर जो डार्कर और लाइटर एरियाज है
अमाउंट ऑफ शेडोज, ये देख रहे हैं, ये ब्राइट होगी, ये आपको किस तरह डार्क कितना लाइट करना है इसको, तो यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं जिससे आपके इमेज लुक वाइज प्रोमिनेंट होते, देखने में अच्छा लगता है। डीसैचुरेट क्या होता है, कलर माइनस कर दो, रिप्लेस कलर, आपने कोई कलर चेंज करना है, मैंने ये येलो सेलेक्ट किया, येलो की जगह यहाँ से ह्यू में कलर चेंज कर देता हूँ, जिस टोन पे मैंने क्लिक किया तो उसको उसी टोन को पकड़ना है, उसको चेंज करना है। तो ब्लैक हिस्से को मैंने वगैरह डार्क किया, लाइट इमेज में जहां जहां ब्लैक होगा उसको वो चेंज करता जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक समझ आई है, ऊपर से गुजर गई, ये करने से पता चला, लेकिन अभी तक तो नई चीजें वो समझ आई है ऊपर से, ये सारी अप्लाई करने से जितना ज्यादा, और अप्लाई करने के लिए आपको याद होना, पता होना जरूरी है। इसका अगर पता होगा और याद होगा, माइंड में होगा, मैं लेवल एडजस्ट करूंगा तो मैं या करूंगी तो इससे मेरे इमेज पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और ये पता भी, ये भी पता नहीं कि लेवल है कहाँ पे, ठीक है। हर चीज का आपको पता, आपको पता होना चाहिए कर्व से ये इफेक्ट क्रिएट होगा, कर्व कहाँ से आएंगे, इसकी शॉर्टकट इजी वे होता है, आप शॉर्टकट की याद रखें, लेवल्स का कंट्रोल एल है, कर्व का कंट्रोल एम है, व्यू सैचुरेशन का कंट्रोल यू है, बेसिक बेसिक ये बेसिक ज्यादा ये दो तीन यूज होते हैं। ये जाएंगे वो भी करेंगे, वहां से करेंगे, वहां से मास्किंग के साथ होना, बीच में पहले सादा तो करना सीख ले, तो इसलिए मैंने बताया था वो छोड़ के गया था तीन ऑप्शन में, ये फोल्डर था बताया था, ये वाला मैं छोड़ के गया था, तो आपको कहा था एंड में करवाओ, ये मास्किंग के साथ चाहिए, ये मैंने कहा था उसे, मैंने इसमें चेन करवाया था, न्यू लेयर करवाया था, फोल्डर ग्रुप करवाया था, लेयर पैनल करवाया था, वो मास्किंग के साथ होते हैं, वो मास्किंग के साथ करेंगे, पहले सिंपल हमें कंट्रोल करना आ जाएगा, यही चीजें, लेकिन विद मास्किंग, मास्किंग का बताऊंगा वो ठीक है, जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करो फिर आगे करवाऊं, आगे कुछ भी नहीं है, वही चीजें हमने की हुई है, कम से कम सिलेक्ट तक आज हम कर लें, कल हम ताकि कल फिल्टर करें और ये मास्किंग करें, कल हम अब जब हम स्टेशनरी में काम करते हैं तो इसमें बेसिक चीज क्या होती है, कॉन्टिन्यूटी का एलिमेंट, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्यों होती है, आपने इंचेस में साइज लेना हमेशा, कलर मोड क्या लेंगे, CMY के 3.5 2, रेजोल्यूशन 300 इंचेस में, यहाँ से CMY के, ठीक हो गया जी, ओके करेंगे, क्रिएट, ये कार्ड बन गया, ठीक है। अब आपने जब भी इसे डिजाइन करना है, कोई भी शेप लेनी है, कुछ करना है, सपोज हमने यहाँ पे लिया, शेप लगाई, फुटर इसको बोलेंगे, फुटर, फुटर में हमेशा क्या आता है, आपकी कंपनी की इन्फो आती है, कंपनी की इन्फो के लिए जो फॉन्ट साइज मोस्टली यूज कार्ड पे जो किया जाता है, नेम और डेजिग्नेशन के लिए आप जो फॉन्ट साइज यूज करेंगे वो नॉर्मली 10 तक चला जाता है, 12 तक, बाकी सारी डिटेल आप देंगे तो उसके लिए आपको जो फॉन्ट साइज यूज किया जाता है 7 to 8 किया जाता है, ठीक है। आपने लिख दिया जी, यहाँ पे लोगो लगा दिया, अप्रोक्सीमेटली 10 आता है जी फॉन्ट साइज, नीचे 7 to 8 में डिटेल, ये आ गया जी, ये टेक्स्ट आ गया, ये कंपनी का नाम आ जाएगा जी, अभी कंपनी नेम आ गया, अब ये कंपनी नेम आ गया, आपने यहाँ प्लेस किया, अब हमने सबसे पहले क्या हमने देखा, हमने पर्सन का नेम देना है,
तो ये पर्सन का नाम आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी डेजिग्नेशन मेंशन करनी है। ऑब्वियसली नाम बड़ा होगा, डेजिग्नेशन थोड़ी सी छोटी आएगी, उससे हायरार्की चेंज होती जाएगी ना। पहले भी थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। ठीक है जी। डेजिग्नेशन के बाद क्या आएगा, क्या देखा हमने? ईमेल, दो चीजें। ठीक है, 030 चलो ये उसका नंबर हो गया। उसके बाद हम उसका ईमेल, अब इसका फॉन्ट हम और छोटा कर सकते हैं, ईमेल का भी और नंबर का भी। इसको हम बोल्ड कर लेते हैं और प्रोमिनेंट करने के लिए ये नेम आ गया। उसके बाद डेजिग्नेशन आ गया, ये फोन नंबर आ गया, ये उसका ईमेल आ गया। अब क्या रह गया, नीचे वाली डिटेल। नीचे वाली डिटेल के लिए हमारे पास कस्टम शेप में भी चीजें पड़ी हैं, आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ से जाएंगे अपने आइकॉन्स, एड्रेस के लिए हम ये वाला आइकॉन यूज कर लेते हैं। ये आ गया हमारा, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी देख लेते हैं, शेड्स में गए कौन से मतलब सिंबल्स, वेबसाइट के लिए ये कर लेते हैं। मून वाला किधर आ रहा है? तो इनके लिए हम ये कर लेते हैं, किसी ने मेरे को ऑडियो भेजनी है या कॉल करनी है। ठीक हो गए। चलो ये फिलहाल हम ये तीन कर लेते हैं। हमने ये इनको अपने इधर लेके आना है, इक्वल साइज में इनको एडजस्ट करना है। अगर हम इसको लॉक कर देंगे तो ये मूव नहीं होगी, बार बार तो हमें काम करती रहेगी। इतनी चीजें ले यार हम, ब्लू इस पे अच्छा नहीं लग रहा, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। शेप पे जाएंगे, इनका कलर यहाँ से वाइट करते हैं तो प्रोमिनेंट हो जाएगा। हर चीज प्रोमिनेंट होगी। सपोज नंबर हम ये वाला कॉपी करके बता देते हैं। हमारी वेबसाइट आ गई, इसी का कॉपी लेके एड्रेस के ये डमी टेक्स्ट आ रहा हूँ, हमने प्रेजेंट आ रहा है। अब हमने देखा कि लोगो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, वहाँ नहीं अच्छा लग रहा, वहाँ पे हमारा लेआउट है,
यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। आप इनके साथ भी अपनी वो सारी कर सकते हो। आइकॉन इनके साथ भी यूज कर सकते हो। ये आ गई, यहाँ पे आपकी कंपनी इन्फो आ गई सारी, ठीक है जी। ये पर्सन की इन्फो आ गई, ये सिंगल साइड कार्ड बन गया। अब होता क्या है, कार्ड के बाद अगली चीज क्या आती है, नेक्स्ट होता है आप क्लाइंट से मिले, आपने बताया मैं फलां कंपनी से आया, उसने मान लिया आपका कार्ड देखा, सब कुछ देखने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है आप फलां कंपनी से आए, जो जो बातें सुनाई मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, बड़े समझदार आपने मुझे भी दिखाए, बड़ा कुछ आपने बताया, एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपकी बातें समझ आ गई। आप मुझे इस तरह करें कि आप ये सारी चीजें मुझे रिटर्न फॉर्म में एक्सप्लेन करें। क्या करें, रिटर्न फॉर्म में दें, ताकि मुझे भी पता चले जो हमारे एग्रीमेंट या डील होने जा रही है और इन राइटिंग हो, ताकि कल तो ये ना हो कि मैं आपको पेमेंट देके फंस जाऊं या आप मुझे कुछ कमिट करके पैसे लेके भाग गए या कुछ हो, या हमारी बात में कोई इशू आए। जो भी आपने वर्ब बताया मुझे वर्बली बहुत अच्छी चीजें बताई, आप मुझे इन राइटिंग दें। अब इन राइटिंग देने के लिए अब वो सफेद पेपर पर लिख के देगा तो कोई मानेगा उसे कि ये उसके कंपनी की तरफ से है। अब आम रूटीन में भी हमने कोई कमिटमेंट करनी हो, किसी से को घर रेंट पे लेना हो, किसी से गाड़ी खरीदनी हो, किसी को बाइक बेचनी हो, खरीदनी हो, कोई भी चीज हो, छोटी सी भी चीज हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। वो एग्रीमेंट किस पे करते हैं, लीगली स्टाम्प पेपर पे। पेपर पे भी, पेपर पे तो कोई नहीं मानता। लीगल डॉक्यूमेंट क्या होता है, स्टाम्प पेपर जो हर पर्सन के लिए। आपने स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया, कल को मुकर गया तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह जब हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इसमें हमारा लेटर हेड होता है जो स्टाम्प पेपर की वर्क रखता है। कि जब हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, सबसे पहले एससीसीपी में हमें अपना नाम रजिस्टर करवाना था। एससीसीपी एक अदारा है यहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। कंपनी रजिस्टर हो जाती है, फिर वहां से आपको कहते हैं कि ट्रेडमार्क यूनियन में चले गए या ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, वहां पे आपने जाके अपना मोनोग्राम और अपने कॉर्पोरेट कलर डिफाइन करते हैं, वो रजिस्टर करवाने। वहां पे आपका लोगो और आपके कॉर्पोरेट कलर रजिस्टर्ड होते हैं। देन आप वापस एससीसीपी आते हैं, वो कहते हैं आप अपना लेटर हेड दे हमें, लेटर हेड दिखाएंगे जिसको एज ए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाए, ताकि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में फिर आप अपने लेटर हेड का डिजाइन उनको जमा करवाते हैं। इस लेटर हेड पे जो भी कम्युनिकेशन होगी वो हमारी ऑफिशियल कम्युनिकेशन कंसीडर की जाएगी और कंपनी उसको ओन करेगी। उस लेटर हेड पे कोई भी आप चीज लिख के देते हैं वो उस तरह वर्क होती है, स्टैम्प पेपर की वर्क होती है, वो कोर्ट में चैलेंजेबल होता है। ठीक है, जो आपका लेटर हेड होता है, इसीलिए अक्सर आपने कंपनीज में या देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, हर बंदे को लेटर हेड कंपनी वाले फौरन से नहीं दे देते, पकड़ा देते। आप जो सीनियर लोग हैं, स्टील साहब है, आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, आपको वो पूछते हैं अगर आप लेटर चाहिए, आपने किसी को लेटर इश्यू करना है तो लिखना, तो वो रेफरेंस नंबर लिख के लेटर लिख के आपको बता के उसका नोट डाउन करते हैं कि इसको इतने लेटर इश्यू हुए हैं और ये किस पर्पज के लिए हुए हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो जस्ट लाइक स्टैम्प पेपर होता है, उस पर लिख के आप किसी से कोई कमिटमेंट कर देते हो, कोई डील करते हो, तो वो कोर्ट में चैलेंजेबल होती है। ये नहीं उसमें कुछ भी लिख के मैं कह दूं ये चीजें ऐसे ऐसे हो जाएगा, मैं महीने बाद जॉब छोड़ के आगे चले जाऊँ, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उस लेटर की। अगर मैं छोड़ भी गया हूँ तो मेरे बाद कंपनी तो नहीं बंद हुई ना, मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था अपने पर्सनल या अपनी, और कंपनी के क्राइसिस की वजह से अगर छोड़ जाता हूँ तो कंपनी ने उस चीज को ओन करना होता है, इसलिए उसका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। उस लेटर हेड की वर्क जस्ट लाइक स्टैम्प पेपर होती है। इसलिए आपने उसके बाद सेकंड चीज क्या देनी होती है, लेटर हेड। इसलिए जब भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कम्युनिकेशन होती है तो वो रिक्वायर करते हैं जो भी प्रपोजल या आपने कोटेशन देनी है तो किस पे दे, लेटर हेड पे दे। अब लेटर हेड कार्ड पे प्रिंट होता है, लेटर हेड जो होता है पेपर पे प्रिंट होता है। इसके दो साइज होते हैं। लेटर हेड के कितने साइज होते हैं, दो साइज होते हैं। एक A4 होता है, लेकिन ये होता है लेटर साइज और A4 साइज। लीगल साइज बड़ा साइज होता है, लीगल साइज तो स्टैम्प पेपर के साथ एक्सटेंशन के लिए। A4 होता है 8.2 बाय 11.6। फोटोशॉप में दिया मैंने शुरू में याद करने के लिए भी दिए तो जब आपके पास लैपटॉप नहीं। आपने यही मुझे तब मुझे यही कुछ कहा था, मैंने लैपटॉप नहीं, मैंने पहले नहीं, इसको मैंने ऊपर वाली क्लास में दिया, इसके बाद वाली क्लास ये कह नहीं सकता मैंने, इसलिए सर मैं याद करवा दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज साइज क्या, 8.5 बाय 11 होता है लेटर का साइज। ठीक है, इंचेस में है।
अब इन दो साइज पे लेटरेड बनता है। पेपर इसमें यूज होता है आर्ट पेपर या मैट पेपर। आर्ट पेपर होता है ग्लॉसी पेपर, मैट पेपर होता है डल पेपर, तीसरा पेपर यूज होता है ऑफसेट पेपर। आम रूटीन में हम प्रिंटिंग नहीं करते जिस पेपर पे, इसको ऑफसेट पेपर बोलते हैं, जो कि बहुत रेयर यूज किया जाता है, ज्यादा प्रेफर किया जाता है मैट और मैट पेपर पे। अब इस पे इंफॉर्मेशन क्या होती है? कार्ड हमने देखा किसका, पर्सन का और कंपनी का। अब लेटर किसका है? अब उसमें सीईओ ने भी लेटर लिखना है, मैनेजर ने भी लिखना, ऑफिसर ने भी देना, हर एक ने यूज करना। वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होगा। लेटर किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ कंपनी का होगा। और होगा क्या? लेटर स्टेशनरी में होता है, कॉन्टिन्यूटी होती है। जिस टाइप का आपका विजिटिंग कार्ड बना है, जो पैटर्न, जो कलर स्कीम, जो चीजें उस पे आ रही है, वही रिटर्न आपका लेटर हेड पे आएगा। जब लेटर हेड पे वही स्टाइल रिपीट होगा, उस पे आना क्या है? सबसे पहले टॉप पे हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, सेंटर वाले पोर्शन को बॉडी कहते हैं। मैं ये दिखाता हूँ। बॉडी का एरिया उसमें एम्प्टी होता है। सपोज हम लेटर ही ले लेते हैं जी, लेटर साइज। लेटर साइज आ गया। इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं हेडर। नीचे होता है जो, वो होता है हमारा फुटर, यहाँ से ये फुटर हो गया। और ये वाला मिड में एरिया होता है, ये बॉडी। बॉडी का एरिया हमेशा एम्प्टी होता है। एम्प्टी क्यों होता है? वहां पे आपने कुछ भी लेटर, कुछ भी लिखना है, वो ड्राफ्ट करना है, हाथ से लिखना है, प्रिंट निकालना है, उसमें निकाल सको। अब मसला क्या आता है कि हेडर और फुटर का साइज कितना रखना है, स्टैंडर्ड होना है, कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए। ये तो नहीं कि हर बंदे ने फर्क फर्क रखा हो। हेडर और फुटर वर्टिकली भी होते हैं और हॉरिजॉन्टल, और समटाइम होता है विदाउट फुटर। सारी इंफॉर्मेशन हेडर में ही दी होती है। समटाइम लेटर में, हेड में सारी इंफॉर्मेशन हेडर में। लेकिन जो मेथड आपने अडॉप्ट किया होता है, जो लेआउट लेके चल रहे होते हैं, उसी को आपने आगे लेके चलना होता है। आपके कंट्रोल आर करेंगे तो आपके गाइडर आ जाएंगे। ये रूलर आ गया, रूलर पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इंचेस में चलेंगे, इंचेस में जाएंगे तो गाइडर आ जाएंगे। यहाँ से आपने 0 से स्टार्ट हो रहा है लेटर, आपका 1.5 इंच तक आपका हेडर का साइज होता है। 0 से लेके 1.5 इंचेस तक आप हेडर रख सकते हैं। उसके बाद फुटर जो है 0.5 से लेके 1 इंच तक। 11 था, 11, ये 0.5 और ये 1 इंच तक का फुटर आ सकता है। बाकी ये रेस्ट ऑफ द एरिया क्या कहलाएगा? बॉडी एरिया। ठीक है, 0.5 से लेके 1 इंच तक। इसमें जो इंफॉर्मेशन आएगी 9 टू 11 या 12 तक, आपका जो जितनी भी डिटेल आएगी, ऊपर जो हेडर में आता है लोगो आता है, कंपनी नेम आएगा, उसका साइज बड़ा होगा। बाकी जो कंपनी इन्फो, फुटर में क्या आती है नॉर्मली? कंपनी इन्फो, वही 4 बेसिक चीजें, एड्रेस, पीटीसीएल नंबर, वेबसाइट, ईमेल, जेनेरिक। 4 चीजें सी इन्फो में आती है, वही सी इन्फो नीचे आनी। क्लियर? अब डिजाइन वही रिपीट होना है। अब इसलिए हम यही डिजाइन इधर से उठाते हैं, लॉक किए हुए थे हमने, अगर हम गार्ड में तो नहीं देंगे, उसमें भी नहीं देंगे। मैं दिखाता हूँ सारा सारा। वाटरमार्क होता है, लेकिन वाटरमार्क सिर्फ इसलिए होता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन एरिया को कोई यूज ना करे। समटाइम जो बहुत बड़ी कंपनीज और अफोर्डिंग कंपनीज होती हैं, वो अपने लेटरहेड की बैक साइड भी डिजाइन करती हैं, कोई ना कोई सॉलिड कलर अपना लोगो कुछ ना कुछ प्रिंट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बैक में भी कुछ लिखे की उतनी वर्थ है जितनी फ्रंट में लिखे की वर्थ है। मैंने ऐसे रफली किया है, आपने ऐसे रफली नहीं एडजस्ट करना। मैंने जस्ट दिखाने के लिए कि उसी पैटर्न पे आएगा। ठीक हो गया। अब इसकी मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने घर से क्या करना है? लेटरहेड भी बनाने और विजिटिंग कार्ड, सिंगल साइड की और डुअल साइड की, और डाई कट भी। डाई कट कौन सा होता है? डुअल साइड फ्रंट साइड के साथ इंफॉर्मेशन है कि बैक साइड पे कलर देके कंपनी का लोगो और वेबसाइट आ गई। उसी साइज की 2 साइड है, 2 डिजाइन बने। मैं दिखाता हूँ अलग अलग। हाँ, उसके अलावा जो डाई कट होता है,
तो किसी भी कस्टमाइज शेप में, राउंड शेप में कार्ड हो सकता है, कोई एक साइड राउंड हो सकती है, चारों कोने राउंड हो सकते हैं, ये होते हैं। इसमें जब कार्ड बनता है तो कार्ड हमेशा कार्ड पे बनेगा, आर्ट कार्ड पे प्रिंट होता है। इसका साइज 310 से लेके 360 ग्राम तक होता है कार्ड का साइज। इसमें 3 तरह की लेमिनेशन होती है। इसके कार्ड पे क्या होती है, लेमिनेशन होती है। लेटरहेड पे कभी लेमिनेशन नहीं होगी, कार्ड पे हमेशा लेमिनेशन होगी। एक होती है शाइन लेमिनेशन, जो ग्लॉसी लेमिनेशन होती है ना, जो चमक रही होती है, उसको बोलते हैं शाइन लेमिनेशन। दूसरी टाइप होती है मैट लेमिनेशन, वो डल लेमिनेशन होगी, जो बिल्कुल कलर को डल कर देगी। तीसरी होती है यूवी शाइन, और इसका मिक्स होता है, या समटाइम ऊपर ना जेली सी बनी होती है, जेली जेली सी, ठीक है, वो होती है यूवी लेमिनेशन। जी, कुछ एरिया शाइन का रहा होता है, यू और वी, कुछ एरिया डल होता है, इसको बोलते हैं यूवी लेमिनेशन। अब ये मैं कुछ रेफरेंस अभी नेट से निकाले हैं। आपने जो भी शेप कलर स्कीम रिपीट करनी है, ये देखें, वो कार्ड पे भी वही कलर स्कीम आ रही है, ये देख रहे हैं, वही शेप, वही डिजाइन, वही कलर स्कीम, वही। ये लेटरहेड है, ये देखिए लेटरहेड पे भी वही आई। ये फोल्डर है, बिजनेस प्रेजेंटेशन फोल्डर, उस पर भी वही चीज आई। ये उसके इन्वेलप्स है, ये इन्वेलप की बैक है, ये इन्वेलप की फ्रंट है। इसके बाद हम कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इन्वेलप और फोल्डर कर लेंगे, ताकि हमारी स्टेशनरी कंप्लीट हो। उसके बाद उससे नेक्स्ट ब्रोशर और बाकी चीजें देखते हैं। ठीक हो गया जी, ये देख रहे हैं, वही लेआउट रिपीट हो रहा है, सेम वही हमारे प्रेजेंटेशन फोल्डर पे, वही उस पे दो दो डुअल साइड है, ये फ्रंट साइड है, बैक साइड पे सिर्फ वही शेप आई और लोगो आ गया कंपनी का और वेबसाइट आ गई। हाँ जी, एक साइड पे दी, ये देखिए, ये डिफरेंट साइड, यहाँ पे नाम दिया हुआ, कंपनी का लोगो है, यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन सारी दी हुई है, लेटरहेड पे यहाँ पे दी हुई है, सेंटर में लोगो दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये इन्वेलप है, इन्वेलप का स्टाइल भी वैसा, ये फोल्डर है उसका भी। नेक्स्ट देखिए, अब ये चीज, ये इन्वेलप की बैक साइड, ये लेटरहेड देखिए, ये शेप आ रही, ये नीचे आ रही है, कॉन्टेक्ट इन्फो आ रही। अब वही चीज, ये कार्ड की बैक साइड है, ये कार्ड की फ्रंट साइड है, विजिटिंग कार्ड। ठीक हो गया। अब ये देखो, अब इधर देखो, ये कार्ड आया, कार्ड की बैक साइड शेप आ गई, सिर्फ लोगो आ गया, डुअल साइड कार्ड। दूसरी साइड पे वही चीज ऊपर चली गई टॉप पे, जो सेंटर में आ गई, टॉप पे गई और इधर लोगो आ गया, ठीक है, और पर्सन का नेम आ गया, ठीक है। ये देखो, ये कंपनी की डिटेल आ गई सारी, फुटर में डाल दो बेशक, यहाँ पे पर्सन इन्फो दे दो, पहला भी इसी तरह बन गया, कंपनी का लोगो आ गया इसमें, ये उसकी एड्रेस आ गया, कंपनी की डिटेल की सारी चीज। इसी तरह लेटर हेड पे सेम उतना ही लेटर हेड रख के 1.5 तक का हेडर रख के लोगो आ गया उसमें, और फुटर में क्या आ गया, स्टेप लगा के उसने कंपनी इन्फो दे दी। ये देखो, फुटर आ गया, कंपनी इन्फो आ गई, वही 4 चीजें आ रही हैं जो हमने डिस्कस की। पे भी ये कार्ड की फ्रंट साइड आ गई, ठीक है, लोगो आ गया सारा कुछ, ये यहाँ पे बंदे का नाम आ गया, डेजिग्नेशन, उसके चारों चीजें, उसकी पर्सनल इन्फो की आ गई। इसके साथ भी आप आइकॉन, जिसका हमने उधर यूज किए, इसमें भी आइकॉन यूज कर सकते हो। ये वही लोगो और वो सारा कुछ उधर आ गया लेफ्ट साइड पे। ये देखो, इसमें क्या है, लोगो आ रहा है, वही लोगो इधर, वही लोगो इधर, वही कार्ड पे दोनों साइड, वही शेप यहाँ पे। ये देखो, और ये नीचे कार्ड पे भी ऐसे ही, इधर देखें, यहाँ पे येलो और ग्रे, और नीचे काट, येलो और ग्रे, नीचे ट्राइंगल, इसी तरह आ रही है, येलो ग्रे ट्राइंगल। इधर देखें, इसमें भी येलो इधर आ गया तो व्हाइट ग्रे और ट्राइंगल आ गई। क्लियर हो गया जी। अब ये ग्रीन वाला देखें, फ्रंट साइड कार्ड की बैक साइड लोगो आ गया, बैक पे एड्रेस तो आ गया, ये लेटर हेड है, वही मोनोग्राम आ गया, लोगो आ गया। लोगो आना कार्ड पे आपका, लोगो में अगर तो आपका कम्बिनेशन लोगो है जिसमें नाम आ रहा है, फिर आपको सेपरेटली नाम लिखने की जरूरत नहीं कंपनी का। अगर आपका लोगो लेटर वर्ड मार्क है तब नहीं जरूरत पड़ेगी, लेटर मार्क है या कोई ऐसा है जिसमें आपका पूरा नाम नहीं शो हो रहा, देन आपने उसके साथ अपना नाम भी पूरा लिखना है। इसमें भी वही चीज आ रही, पिक्टोरियल, नीचे लोगो आ गया, वही शेप, वही चीज है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसमें भी वही देखें, हर जगह वही डिजाइनिंग रिपीट हो रहा है। ये देखें कितना सिंपल है, 3 डॉट ऊपर है एड्रेस कॉन्टेक्ट डिटेल, 3 डॉट ऊपर है लोगो में, ये लोगो आ गया, फुटर में, हेडर में, फुटर में, सारी चीजें उसी तरह रिपीट हो। अब
यहाँ पे भी सेम उसी तरह। ये देखे कितना सिंपल की दो कोनों में उसने ये लगाया, इधर लोगो आ गया, कंपनी इन्फो ये आ गई। ठीक है, हर जगह वो इसी तरह आ रहा है, कार्ड में भी इसी तरह आ रहा है, लेटर हेड पे भी, इसमें भी वही चीज है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।